अगर कोई बार बार आपसे एक ही काम करने को बोले, जैसे कोई आपसे कह रहा है कि वो गिलास उठाओ, वो गिलास उठाओ, वो गिलास उठाओ, तो क्या होगा? आप इरिटेट हो जाओगे ना। नमस्कार, माइंड प्लस के व्यूअर्स का मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है दिवाक्षी ठाकुर और आओ समझे कि इस सीरीज में आज हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर पंकज माहल। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, जब लोगों से हम ओसीडी की बात करते हैं तो आधे से ज्यादा लोगों का ओसीडी से मतलब होता है बार बार हाथ धोना। तो बार बार हाथ धोने के अलावा भी ओसीडी के कोई और पहलू हैं या नहीं? जी, जब हम ओसीडी की बात करते हैं तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ओसीडी है क्या। तो अगर हम बात करें, ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है। अगर हम आम भाषा में देखें तो ऑब्सेशन का मतलब होता है ऐसा कोई विचार या ऐसा कोई कार्य जो आपको बार बार आपके दिमाग में आ रहा है, आप नहीं चाहते फिर भी वो आपके दिमाग में आ रहा है, और अगर आप कोई दूसरा काम करते हो तो भी वो आपके दिमाग में चीज आ रही है, जिसकी वजह से या तो आपको कोई दिक्कत होती है, आपको घबराहट होती है और आप नहीं चाहते कि वो चीज आपके दिमाग में बार बार आए, उसे हम कहते हैं ऑब्सेशन। ओके। और इस चीज को कम करने के लिए हम जो कार्य करते हैं उसे हम कहते हैं कंपल्शन। अगर हम इसको उदाहरण के तौर पे देखें, जो आपने बताया बार बार हाथ धोना, तो अगर मुझे बार बार ये विचार आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं तो मैं उसको बार बार धो रहा हूँ, तो जो हाथ गंदे का जो विचार आ रहा है वो हुआ ऑब्सेशन, और जो मैं बाहर अपना हाथ को धो रहा हूँ वो हुआ कंपल्शन। सो ओसीडी के अंदर देखा गया है कि जो ये कंटेमिनेशन वाली जो चीज है या फिर जो गंदगी वाली जो चीज है, ये सबसे कॉमन है। ठीक है। लगभग देखा जाए तो 45% के आसपास इस तरह के होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ओसीडी में सिर्फ इसी तरह के लक्षण होते। ये एक तरह का लक्षण है ओसीडी का। पर उसके अलावा भी होता है जिसमें आते हैं ऑब्सेसिव डाउट्स। डाउट्स मतलब मान लो मैंने कुंडी लगाई है तो मुझे बार बार ये डाउट होना कि सही में मैंने कुंडी ढंग से लगाई है, नहीं लगाई है। अगर मैंने ताला लगाया है तो सही से ताला लगाया नहीं लगाया है। बार बार मुझे अपने पर्स को चेक करना कि मेरे पैसे ठीक से है या नहीं है। अगर मान लो मैंने कोई लाइन पढ़ी तो मुझे लगना कि ये लाइन मैंने ढंग से पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, तो उसको बार बार करना। तो इसे हम कहते हैं कि डाउट्स, और जो हम काम करते हैं वो होता है चेकिंग। तो इस तरह के लक्षण भी होते हैं। कुछ लोगों को जो ओसीडी के अंदर होता है वो होता है कि उनको एक ही विचार बार बार आ रहा है। लेट्स से कि उनको लगता है कि उनको कुछ हो जाएगा। ठीक है। उन्हें पता है ऐसी कोई चीज नहीं है, पर फिर भी ये विचार आ रहा है जो उन्हें पता है कि ठीक नहीं है, फिर भी ये चलता रह रहा है। तो ऑब्सेसिव थॉट्स हो सकते हैं, या कोई भी एक रैंडम थॉट हो सकता है जो बार बार चल रहा है। कुछ लोगों को चीजों की स्थिरता से प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने कोई एक लेट्स से कि बुक रखी हुई है टेबल पे, तो उनके लिए होता है कि वो बुक एकदम सही तरीके से सही अलाइनमेंट में रखी रहे। अगर उसको हल्का सा भी हिला देते तो फिर उनको दिक्कत होने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं कि सिमेट्री को लेके उनको विचार आते हैं। तो इसलिए काफी तरह की इसमें ऑब्सेशन के अंदर अलग अलग तरह के ऑब्सेशन हो सकते हैं। थॉट्स हो सकता है, कोई अर्ज हो सकता है, या कोई इम्पल्स हो सकता है। कुछ लोगों को चित्र भी दिमाग में बार बार आ सकता है। ठीक है। तो इसलिए काफी तरह की चीजें होती है। हाथ धोना एक तरह का ओसीडी की बीमारी है, पर सिर्फ हाथ धोना ओसीडी नहीं है। जी। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि विचारों की ही समस्या है, तो क्या ये बीमारी है या एक इंडिविजुअल का बिहेवियर पैटर्न है? इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो वो व्यक्ति चीज कर रहा है, क्या उससे उसको परेशानी आ रही है, नहीं आ रही है आम जिंदगी में। तो देखा गया है कि अगर हम भारत की बात करें तो हमारे घर में ये चीजें होती है कि हमेशा चप्पल खोल के अंदर जाओ। ठीक है। गंदगी को चीज ना करें। हमारे जो मदर होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, वो काफी साफ सफाई पसंद करते हैं, पर उससे उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं है वो एक बार साफ करने के बाद उन्हें लग रहा है कि ढंग से साफ नहीं है तो बार बार साफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। साफ होना अच्छी बात है, पर बहुत ज्यादा सफाई करना जरूरी नहीं है कि वो बीमारी है। ठीक है। पर अगर आपको चीजों को साफ करने के बावजूद ऐसा लगना कि चीजें साफ नहीं हो और आप उसको बार बार कर रहे हो, जिसकी वजह से आप या तो अपने कोई दूसरे काम को नहीं कर पा रहे, या फिर अगर आप वो चीज साफ नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा घबराहट होने लग रही है, या फिर आपका टाइम इतना निकल जा रहा है कि आपके पास दूसरे काम करने के लिए टाइम ही नहीं बचता, उस केस में हम कहते हैं कि हाँ, इनको ओसीडी हो सकता है। अगर हम बात करें कि कोविड के बाद में काफी लोग अपनी हाइजीन को लेके काफी सतर्क हो गए हैं। ठीक है। तो इसलिए वो एक सतर्कता एक इंडिविजुअल सिचुएशन के लिए ठीक है, पर अगर वो उसके बियॉन्ड जा रही है जिसकी वजह से उनको दिनचर्या में दिक्कत आ रही है,
तो हो सकता है शायद उनको ओसीडी की बीमारी हो रही है। ओके। अब जब आप हमें ओसीडी के बारे में बता चुके हैं, तो क्या आप इसके कारणों पर थोड़ी रोशनी डालेंगे? जी। अगर हम देखें ओसीडी की बीमारी जो होती है, इसके काफ़ी तरह के कारण हैं, पर अगर हम मोटा-मोटा देखें तो ओसीडी पहली बात तो है कि काफ़ी कॉमन बीमारी है, ठीक है। लगभग दुनिया में आप मान सकते हैं कि 2.5% लोगों को, तो हर 100 में से 2.5% को इस तरह की बीमारी होती है। भारत के अंदर भी जो काफ़ी सारी स्टडीज हुई है उसमें देखा गया है कि लगभग 1% के आसपास ओसीडी की बीमारी है। ये जो बीमारी होती है ये आदमी औरत दोनों को हो सकती है, लगभग बराबर ही होती है, पर देखा गया है कि आदमी के अंदर जो ओसीडी के लक्षण जो होते हैं वो थोड़े से जल्दी आ जाते हैं औरतों के मुकाबले। कारण की बात करें तो इसके अंदर देखा गया है कि हमारे ब्रेन में अलग अलग तरह के सर्किट्स होते हैं, ठीक है। जैसे रोड्स होती है अलग अलग तरह के आपस में इन्वॉल्व कनेक्टेड रहती है, उसी तरह से हमारे ब्रेन के जो अलग अलग हिस्से हैं वो भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ओसीडी के अंदर उन कनेक्शंस में दिक्कत आ जाती है, जिस वजह से हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से हमें चीजों को किस तरीके से हम उसको प्रोसेस करते हैं और उस पे कैसे हम रिएक्ट करते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। तो इसमें ब्रेन के अलग अलग तरीके के जो हिस्से हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। उसके साथ कुछ कुछ साइकोलॉजिकल कारण भी होते हैं, मतलब कि जो पेशेंट होते हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर वो किस तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। जैसे कि देखा गया ओसीडी के अंदर वो लोग अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी डाल लेते हैं एक्स्ट्रा। उन्हें लगता है कि हम ही इन चीजों को रोक सकते हैं, हम ही इन चीजों को बचा सकते हैं। फिर जो नकारात्मक चीजें होने का जो रिस्क होता है उसको बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर देते हैं, तो उन्हें लगता है अगर ये छोटी सी भी चीज नहीं करी तो कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। वो खुद को सुपर हीरो मानने लग जाते हैं क्या? सुपर हीरो से ज्यादा होता है वो खुद पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल लेते हैं कि मैं ही लोगों को बचा सकता हूँ और अगर मैंने ये नहीं किया तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तो एक तरीके से वो जिम्मेदारी उठाते हैं अपनी, वो चाहते नहीं है ये करना, पर फिर भी उनका दिमाग जो है वो उस तरीके से रहता है कि उनको वो चीजें करनी पड़ती है। फिर बात आती है कि इसमें बहुत तरह के आपके जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की जो दवाइयाँ होती है वो न्यूरोकेमिकल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। कुछ कुछ कारण होते हैं जिसमें कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से भी ओसीडी होने का खतरा बढ़ जाता है। आमतौर पे ये बच्चों में देखा गया है कि बच्चों में एक तरह का बीमारी होती है जिसमें होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी देखा गया है कि इस तरह की बीमारी हो जाती है। पर जितनी जानकारी अभी तक मैं जान पाई थी ओसीडी के बारे में, एक शायद ये मिथ ही होगा कि ओसीडी बच्चों में नहीं पाई जाती है, ये बड़ों की बीमारी है। क्या ऐसा सच है? ऐसा नहीं है कि ओसीडी बच्चों में नहीं पाई जाती। आमतौर पे 1/3 से लेके आधी जो ओसीडी की बीमारी जो होती है वो लगभग आपको एडोलेसेंस मान ले, जिस समय बच्चा 16 से 18 के आसपास का होता है उस समय तक हो जाती है। इसका जो आमतौर पे जो बीमारी होती है ये होती है बड़ों के अंदर 19 से 20 की उम्र के आसपास। तो ज्यादातर मतलब आधी से लगभग बीमारी जो होती है बच्चों में ही उसके लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। बड़े होते होते वो ज्यादा सामने आने लग जाते हैं और प्रकट होने लग जाते हैं। तो ओसीडी के पेशेंट्स का जो ख्याल रख रहे हैं उन पर इसका क्या असर पड़ता है, मतलब कि उनके घर वालों पर? सो इसमें होता है कि जब भी पेशेंट को ओसीडी की बीमारी होती है तो वो खुद तो अगर मान लीजिए अगर उसको गंदगी से दिक्कत है तो वो खुद एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाता है गंदगी को लेके, और वो वही चीज चाहता है कि उसकी फैमिली भी करने लग जाए। अगर वो फैमिली वो नहीं करती है तो उससे उसको दिक्कत आने लग जाती है। अब वो जो दिक्कत है वो गुस्से में भी प्रकट हो सकती है, वो जो है वो डिप्रेशन में भी प्रकट हो सकती है। तो उसकी वजह से फैमिली को भी उसके ओसीडी में फिर हिस्सा देना पड़ता है, तो वो भी एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं कि क्या चीज करनी चाहिए जिससे उसको दिक्कत नहीं है, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। ओसीडी में ये भी देखा गया है कि जिस फैमिली में ये होती है, जिस पेशेंट को ये होती है, उनको ओसीडी के साथ साथ दूसरी तरह की बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो देखा गया लगभग 75% जिनको ओसीडी होती है उनको डिप्रेशन होने का खतरा भी काफी हाई रहता है। उसके साथ साथ उनको दूसरी तरह की जो एंजाइटी की बीमारियां होती है वो भी बढ़ जाती है लगभग 25% के आसपास, जिसमें वो लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया होने लग जाता है। कुछ कुछ को हर समय ही किसी ना किसी बात की घबराहट रहती है।
तो इस तरह की काफ़ी समस्या आती है, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट जो होता है वो भी काफ़ी लंबा रहता है, जिसकी वजह से फैमिली को पूरा इन्वॉल्व होना पड़ता है और फैमिली इतना नहीं कर पाती, तो जिस वजह से उनको भी बर्डन महसूस होने लगता है। पर अगर इसको ढंग से जल्दी इलाज किया जाए तो ना सिर्फ पेशेंट को मदद मिलती है, पर उसकी फैमिली को भी काफ़ी मदद मिलती है। ओके। ओसीडी के अलावा अगर हम किसी और मानसिक बीमारी की बात करें, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें अक्सर मरीज वायलेंट यानी कि आक्रोश हो जाते हैं, तो ओसीडी में भी क्या कोई सिवेरिटी पैटर्न है? ओसीडी में आम तौर पे पेशेंट जो होता है वो एग्रेसिव नहीं होता, पर कुछ कुछ तरह के ऐसे विचार भी आते हैं ओसीडी के अंदर जिसमें एक एग्रेशन वाला कंपोनेंट होता है। और मान लीजिए कि कभी कभी ओसीडी के अंदर कुछ लोगों को एकदम से इस तरह का होता है, लेट्स से कि अगर उनके सामने कोई चीज पड़ी है तो उनके दिमाग में एकदम से आता है कि मैं इसको उठा के मार दूं। उन्हें पता है ये विचार ठीक नहीं है, वो उसको रोकने की भी कोशिश करेंगे, पर जब वो अपने आप को बहुत ज्यादा रोकते तो उनकी घबराहट बढ़ती है, तो जिस वजह से कभी कभी वो गुस्सा भी करते हैं। तो ये तो हुआ अगर ओसीडी की वजह से दिक्कत है, पर दूसरा आता है अगर ओसीडी काफी लंबे समय से चल रहा है जिस वजह से उनको डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन में कुछ लोग जो होते हैं बहुत चुपचाप हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, तो उस केस में भी वो थोड़ा बहुत गुस्सा कर सकते हैं। ओके। सो दोनों तरह की चीजें हो सकती है। ओके। पर गुस्सा जब भी होता है जब वो काफी सीवियर हो जाती है कंडीशन, उस केस में आमतौर पे गुस्सा ज्यादातर नहीं देखा गया है। ठीक है डॉक्टर, क्या आप हमारे व्यूअर्स को ओसीडी के इलाज के बारे में कुछ बताएंगे? जी, सो ओसीडी के इलाज में काफ़ी तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओसीडी का इलाज डिपेंड करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी कैसी है। अगर उसको बहुत ही कम सीवियरिटी है, अगर हम कहते हैं माइल्ड सीवियरिटी है, तो उसके अंदर सिर्फ साइकोथेरेपी से काम चल सकता है। ओके। अगर उसको मॉडरेट सीवियरिटी है या मतलब माइल्ड से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो देखा गया है कि साइकोथेरेपी देनी है तो पर वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ देनी है, या फिर आप तेज़ से मतलब है कि जल्दी जल्दी उसके सेशन होने चाहिए, तीव्रता बढ़ा देंगे उसकी। यस, और उसके साथ साथ दवाइयों को भी देखा जाए, मतलब उसको यूज किया जा सकता है। पर अगर ओसीडी की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है तो उसमें देखा गया कि दोनों तरह का इलाज होना चाहिए। तो अगर हम दवाइयों की बात करें तो दवाइयाँ जो होती है इसमें वही दवाइयाँ होती है जो कि हम डिप्रेशन में यूज करते हैं, क्योंकि देखा गया है कि सेम दवाइयाँ ओसीडी में भी काम करती है, डिप्रेशन में भी काम करती है। बस ओसीडी के अंदर उन दवाइयों की जो डोज जो होती है वो डिप्रेशन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, और जो इसका जो असर आता है वो भी थोड़ा सा लेट आता है, पर दवाइयों से काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती है। उसकी बात करते हैं हम साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में दो तरह की चीज़ें हम कॉमनली करते हैं। एक होता है ईआरपी। ईआरपी यूज़ होती है उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर कंपल्शन जो होते हैं वो बिल्कुल सामने प्रकट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे दिमाग में आ रहा है कि हाथ मेरे गंदे हैं और मैं हाथ धोता हूँ, तो उस केस के अंदर हम ये कर सकते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जिनको थॉट आता है तो उसके बाद वो दिमाग में ही उसको कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ लोग कोई भजन गाने लग जाते हैं, कुछ लोग भगवान का नाम लेने लग जाते हैं, ध्यान भटका देते हैं। हाँ, तो उसमें ईआरपी नहीं, उसमें फिर हम सीबीटी करते हैं। ओके। और सीबीटी से मतलब? सीबीटी का मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ओके। जिसके अंदर हम उनको बताते हैं किस तरीके से आपको अपने थॉट को प्रोसेस करना चाहिए। तीसरा जो इलाज जो होता है उसमें हम कहते हैं आरटीएमएस। आरटीएमएस में जो होता है हम मैग्नेटिक स्टिमुलेशन देते हैं उन पेशेंट्स को, और अभी रिसेंटली एफडीए ने भी, मतलब जो सरकारी इसकी संस्थान है, उन्होंने भी कहा है कि इस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन से भी काफी पेशेंट ओसीडी के ट्रीट हो सकते हैं जो कि दवाइयों और थेरेपी पे ट्रीट नहीं हो पाते। ओके। और इन दवाइयों और थेरेपी के बाद पेशेंट की लाइफ कैसी रहती है, उसमें क्या बदलाव आते हैं? सो आमतौर पे जब भी हम इन पेशेंट्स का इलाज करते हैं या दवाइयाँ देते हैं, उनको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। थोड़े समय से मेरा मतलब है लगभग आप मान के चलिए कि उनको 3 महीने के आसपास लगते हैं। उसी के बाद हम कह सकते हैं कि दवाइयों से कितना असर आ रहा है। ओके। तो इसलिए जब भी आप कोई भी इलाज ले रहे हैं या कोई भी दवाइयाँ ले रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि उन दवाइयों या उन डॉक्टर के साथ आपको कम से कम 3 महीने रहना है ताकि इलाज अच्छा हो सके। अगर आप हर 2-3 हफ्ते में ट्रीटमेंट चेंज करते रहेंगे या फिर डॉक्टर को चेंज करते रहेंगे तो आपका इलाज ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। पर अगर प्रॉपर आप इलाज लेते हैं तो उससे काफ़ी देखा गया है कि सिम्टम्स जो होते हैं वो काफ़ी तरह के कंट्रोल हो जाते हैं, और उसके बाद पेशेंट जो होता है वो अपना आम जीवन जी सकता है। जो थोड़े बहुत सिम्टम्स रह जाते हैं उसके लिए वो साइकोथेरेपी भी यूज कर सकता है, या फिर जो अलग अलग तरह की थेरेपी है उनको यूज कर सकता है। उसके साथ वो एक आम जीवन को अपना व्यतीत कर सकता है।
तो मरीज का अपने डॉक्टर पर विश्वास होना भी बहुत आवश्यक है। जी। हम सभी जानते हैं कि ओसीडी पर समाज में बहुत सारी जानकारी नहीं है, और जो जानकारी है भी वो भी कुछ सही जानकारी नहीं है। आज डॉक्टर पंकज ने हमारे साथ बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मिलते हैं आओ समझे की नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।